दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार से ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार छिन जाने और फाइल चोरी मामले में एफआईआर होने से बौखलाए सौरभ भारद्वाज अब सतर्कता विभाग के विशेष सचिव राजशेखर के खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में हैं। इसके लिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लिखा कि राजशेखर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। सौरभ भारद्वाज के कार्यालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि आईएएस अधिकारी वाईवीवीजे राजशेखर के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं और इस वजह से वाईवीवीजे राजशेखर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस बारे में रिपोर्ट सौंपी है। इसमें राजशेखर के तुरंत तबादले का सुझाव दिया गया। वाईवीवीजे राजशेखर दिल्ली सरकार में सतर्कता विभाग के विशेष सचिव हैं और केजरीवाल सरकार के साथ उनका खटपट चल रहा है। राजशेखर ने ही सौरभ भारद्वाज के खिलाफ संवेदनशील फाइल्स में हेराफेरी का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने राजशेखर के इस आरोप पर प्राथमिकी दर्ज की है। अज्ञात लोगों ने 16 मई की सुबह 3 बजे के आसपास उनके कार्यालय की तलाशी ली और सतर्कता जांच से संबंधित कुछ फाइल्स की अवैध रूप से फोटोकॉपी की। इस कथित घटना का सीसीटीवी फुटेज भी दिल्ली पुलिस को सौंपा गया है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजशेखर के कथित कदाचार की रिपोर्ट सौंपी गई है। मौजूदा वक्त में राजशेखर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन में कथित भ्रष्टाचार समेत दिल्ली की सरकार के खिलाफ कई आरोपों की जांच कर रहे हैं। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आधिकारिक रिकॉर्ड की सुरक्षा और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईएएस अधिकारी के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने सीएम को सौंपे गए एक विस्तृत डोजियर में आरोप लगाया कि राजशेखर सीबीआई, सीवीसी और विजिलेंस के रडार पर भी हैं। उनको गोपनीय मकसद के लिए संवेदनशील विजिलेंस फाइल को अनधिकृत रूप से अपने कब्जे में रखने की आदत है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सतर्कता विभाग में राजशेखर की मौजूदगी से विभाग की छवि धूमिल होगी। ऐसे में उनका तबादला या उन्हें हटाने की तत्काल जरूरत है। इसके साथ ही सौरभ भारद्वाज ने राजशेखर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने सिफारिश की है कि राजशेखर से जुड़े कदाचार की शिकायतों को किसी जांच एजेंसी के पास भेजा जाना चाहिए और सौरभ भारद्वाज ने राजशेखर पर घोर अवज्ञा, अनुशासनहीन व्यवहार आदि आरोप लगाए। दिल्ली सरकार ने राजशेखर को सरकारी कामकाज करने से वंचित कर दिया था, लेकिन बाद में उनको सतर्कता निदेशालय ने बहाल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस के कहने और कांग्रेस के लिए विपक्षी एकता के लिए पसीना बहा रहे नीतीश कुमार को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। के चंद्रशेखर राव और अरविंद केजरीवाल ने पहले ही इससे किनारा कर लिया है। एमके स्टालिन इस बैठक में खुद नहीं आएंगे बल्कि अपना दूत भेजेंगे। ममता बनर्जी के कहने पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की उपलब्धता को देखते हुए ही नीतीश कुमार ने बैठक के लिए 12 जून की तारीख तय की थी, लेकिन इस बैठक में न तो राहुल गांधी होंगे और न ही मल्लिकार्जुन खड़गे। ममता बनर्जी की बैठक में शामिल होने की पुष्टि नहीं की गई। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की प्रस्तावित महाबैठक एक तरह से फ्लॉप शो बनकर रह जाएगी और चुनाव में वही दल कांग्रेस के साथ होंगे जो अब तक यूपीए या महागाड़ी गठबंधन में साथ हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में एक तरफ जहां पार्टी के विधायक दल के नेता को चुना गया, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ कर दिया कि 12 जून की बैठक में राहुल गांधी और खड़गे में से कोई भी एकजुटता बैठक में शामिल नहीं होंगे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। अधीर रंजन ने कहा था कि एक बार विपक्ष एकजुट हो जाए तो पीएम मोदी को चुनाव में हराने का मौका मिल जाएगा। भारत की अन्य विपक्षी पार्टियों को हम पहले दिन से ही यही बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष में कुछ इससे सहमत हैं तो कुछ असहमत। हम कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को देखते हैं जिन्हें कांग्रेस के साथ आने में दिक्कत होती है। कांग्रेस की ओर से हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी थी, जिन्हें बुलाना है बुला लें। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष एकजुट होगा तो मोदी सत्ता में नहीं लौटेंगे। नीतीश कुमार ने बुलाया है, अगर वह कांग्रेस को आमंत्रित करते हैं तो कांग्रेस जाएगी, अगर वह अन्य क्षेत्रीय दलों को आमंत्रित करते हैं तो वे जाएंगे। ये उन पर ही निर्भर करता है, लेकिन कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं। इसलिए जब नीतीश कुमार ने पटना में सबको एक साथ मिलने के लिए न्योता दिया तो कांग्रेस ने न्योता स्वीकार कर लिया। पटना में विपक्षी नेताओं की एक बैठक आयोजित करने का विचार ममता बनर्जी ने दिया था, जिन्होंने बीते महीने कोलकाता में कुमार से मुलाकात के दौरान जयप्रकाश नारायण की स्मृति का आह्वान किया था। विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर नीतीश ने न केवल उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे कांग्रेस के सहयोगियों के साथ मुलाकात की, बल्कि तेलंगाना के सीएम केसीआर जैसे विरोधियों के साथ भी मुलाकात की।
राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं। 12 जून तक उनके देश में वापस लौटने का कार्यक्रम नहीं है। इस मामले में नीतीश कुमार से पहले ही राहुल गांधी की बातचीत हो चुकी थी। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा, हमारी पार्टी की तरफ से किसी बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और सीनियर लीडर ही 12 जून की बैठक में शामिल होंगे। पिछले महीने कांग्रेस ने कहा था कि वह विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होगी। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने 29 मई को कहा था कि नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कर्नाटक में कांग्रेस तुष्टीकरण की राह पर तेजी से चल रही है। नतीजा ये कि अब राज्य में गौ हत्या पर लगे प्रतिबंध को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य के पशुपालन मंत्री वेंकटेश ने ये कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि अगर भैंस और बैल काटे जा सकते हैं तो गाय का वध क्यों नहीं किया जा सकता। वेंकटेश ने कहा कि विचार विमर्श के बाद कर्नाटक पशुवध रोकथाम और पशु संरक्षण अधिनियम को वापस लेने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पशुपालन मंत्री टी वेंकटेश ने कहा कि एक निर्णय लिया जाएगा जो किसानों की मदद करने वाला है। वेंकटेश ने कहा कि वो अपने आवास पर 3 से 4 गायों का पालन पोषण करते हैं। उन्होंने कहा कि जब गायों में से एक मर गई तो हमें उसका अंतिम संस्कार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। शव को उठाने के लिए 25 लोग आए, लेकिन ये संभव नहीं था। बाद में एक जेसीबी लाई गई और शव को उठाया गया। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि राज्य में गौशालाओं के प्रबंधन के लिए धन की कमी है। हिंदू कार्यकर्ताओं ने मंत्री की ओर से की गई टिप्पणी की निंदा की है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से गौ हत्या पर कानून वापस लेने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। गौवध प्रतिबंध और धर्मांतरण कानून सहित अन्य मामलों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। कर्नाटक के सिद्धरमैया सरकार में राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा था कि हम अपने रुख को लेकर बहुत स्पष्ट हैं। हम ऐसे किसी भी कार्यकारी आदेश की समीक्षा करेंगे। हम किसी भी विधेयक की समीक्षा करेंगे जो कर्नाटक की आर्थिक नीतियों के प्रतिकूल है, जो राज्य की खराब छवि प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा था कि कोई भी विधेयक जो आर्थिक गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाता, कोई भी विधेयक जो रोजगार पैदा नहीं करता, कोई भी विधेयक जो किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता, कोई भी विधेयक जो असंवैधानिक है, उसकी समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो उसे रद्द किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनते ही मानवाधिकार के नाम पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाली एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी 3 प्रमुख मांगे रखी थीं। उसने कहा था कि कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध, धर्मांतरण विरोधी कानून और गौवध कानून का सरकार समीक्षा करेगी। एमनेस्टी इंडिया ने अपनी पहली मांग में शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध को हटाने को कहा। पिछली बीजेपी सरकार ने गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने और अपराधियों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला विधेयक पारित किया था। भाजपा सरकार ने कर्नाटक पशुवध रोकथाम संरक्षण अधिनियम को 2021 में लागू किया था। यह अधिनियम राज्य में पशुवध की वध पर प्रतिबंध लगाता है। केवल बीमार मवेशियों को और 13 साल से अधिक उम्र की भैंसों के वध की अनुमति है। इस कानून का कांग्रेस विरोध करती है ही और इससे पहले 25 मई 2023 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी ये कहा था कि राज्य में हिजाब पर प्रतिबंध। उसने कहा कि ये प्रतिबंध मुस्लिम लड़कियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार के बीच चयन के लिए मजबूर करता है। इससे समाज में सार्थक रूप से भाग लेने की उनकी क्षमता बाधित होती है। अपनी दूसरी मांग में पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम 2020 और कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण विधेयक 2022 के प्रावधानों की समीक्षा करने और उन्हें निरस्त करने के लिए कहा। दूसरे शब्दों में एमनेस्टी इंडिया ने कर्नाटक में गौ हत्या की अनुमति और हिंदू विरोधी ताकतों को राज्य में धर्मांतरण ब्रैकेट लव जिहाद चलाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बालासोर में दर्दनाक ट्रेन हादसे को 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया। पिछले 36 घंटे में विपक्ष ने इस दर्दनाक हादसे पर सिर्फ राजनीति के कुछ नहीं किया। हादसा होते ही कांग्रेस से लेकर ममता बनर्जी तक के निशाने पर रेल सुरक्षा के लिए स्वदेशी तकनीक कवच आ गया और बिना सोचे समझे और परखे पूरा विपक्ष कवच को पानी पी पी कर कोसने लगा। ममता बनर्जी ने तो यह सारी सीमाएं लांघ दी। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें फटकारा और एक बार फिर अश्विनी वैष्णव ने ममता बनर्जी के बयान को गलत करार दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे के बाद से ही घटनास्थल पर डटे हुए हैं। रेल हादसे में अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि घटना के असल कारणों का पता चल गया है। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान का भी जवाब देते हुए कहा कि ममता जी ने जो कवच को लेकर कहा वो सही नहीं है। हादसे का कवच से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह हादसा इंटरलॉकिंग में बदलाव के चलते हुआ।
घटना में जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है और जांच रिपोर्ट जल्द सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए दिशा निर्देशों पर तेजी से काम चल रहा है। 3 जून को एक ट्रैक का काम लगभग पूरा हो गया और एक ट्रैक की पूरी मरम्मत करने की कोशिश रहेगी। दुर्घटनाग्रस्त सभी डिब्बों को हटा दिया गया है, शवों को निकाल लिया गया है। कार्य तेजी से चल रहा है और पूरी कोशिश है कि बुधवार की सुबह तक सामान्य रूट चालू हो जाए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और रेलवे की टीम्स ने मृतकों की शिनाख्त और पटरियों की मरम्मत के लिए पूरी रात काम किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ओडिशा पहुंचे, अस्पतालों का दौरा करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। कई ट्रेन को रद्द और कई को डाइवर्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि पटरियों की बहाली पर काम तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया था। इस दौरान पीएम ने कड़े लहजे में कहा था कि मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र के शिंदे फडणवीस की सरकार ने एक बार फिर एमवीए को तगड़ा झटका दे दिया। लोकसभा चुनावों के ठीक पहले शिंदे सरकार के एक फैसले ने शरद पवार की सियासी जमीन हिलाकर रख दी। असल में शिंदे सरकार ने उद्धव ठाकरे सरकार के एक फैसले को पलट दिया तो महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई। असल में सरकार के सहकारिता विभाग के नियमों में फेरबदल करने से महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। सरकार चाहती है कि सहकारी चीनी कारखानों, डेयरियों और कृषि ऋण समितियों में अब ये सदस्य वोट करें जो बीते 5 सालों में सक्रिय रहे हों। सरकार के इस फैसले से बाजार समिति में बने हुए निष्क्रिय सदस्य का वोट करने का अधिकार छिन गया है। महाराष्ट्र ने कोऑपरेटिव एक्ट 1960 में जो बदलाव किया, उससे हाउसिंग सोसाइटी कमर्शियल प्रीमाइसेस को दूर रखा गया। इस क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि कई सहकारिता संस्थाओं में वोटर्स के नाम चुनावी फायदा उठाने के लिए रखे जाते थे, जिनका सहकारिता क्षेत्र से रोजमर्रा का कोई संबंध नहीं होता था। महाराष्ट्र में माना जाता है कि सहकारिता क्षेत्र पर शरद पवार की मजबूत पकड़ है। ऐसे में शरद पवार की पकड़ को कमजोर करने के लिए चलाया गया ये दांव एनसीपी के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। आंकड़ों पर यकीन करें तो महाराष्ट्र के सहकारिता क्षेत्र में कुल 5 करोड़ 70 लाख के करीब मेंबर्स हैं। ग्रामीण महाराष्ट्र में सहकारिता क्षेत्र के सदस्यों का लोकसभा और विधानसभा चुनाव में रोल काफी अहम होता है। राज्य की ये एक सच्चाई है। ग्रामीण महाराष्ट्र में अधिकतर चीनी मिल्स, डेयरी, कोऑपरेटिव बैंक पर कांग्रेस एनसीपी का कब्जा है। लिहाजा माना जा रहा है कि शिंदे सरकार के फैसले से परेशान शरद पवार ने देर रात एकनाथ शिंदे के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सचिवालय से सतर्कता विभाग की फाइल्स का मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक जा पहुंचा। ईडी के वकील ने अपनी दलील में इस बात का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रात को सतर्कता विभाग के विशेष सचिव के कमरे से कई दस्तावेजों को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया था। इसमें दिल्ली शराब घोटाला से संबंधित दस्तावेज भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने इस बाबत एफआईआर भी दर्ज की है। असल में दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने ये दलील दी और कहा कि मनीष सिसोदिया को किसी किस्म की जमानत दिए जाने से सबूतों के नष्ट होने का खतरा है। इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती मनीष सिसोदिया की बीमार पत्नी के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट तलब की। इससे पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को बताया कि शुक्रवार को पारित अदालत के आदेशों के मुताबिक सिसोदिया को उनकी पत्नी से मुलाकात करने के लिए घर ले जाया गया, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही उनकी तबीयत खराब हो गई, जिससे उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 2 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील मोहित माथुर ने बीमार वाइफ का एकमात्र केयरटेकर होने का हवाला देते हुए अस्थायी रूप से जमानत पर छोड़ने का अनुरोध किया था। इस पर जस्टिस शर्मा ने अवकाश के दिन हुई सुनवाई के बाद अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया। दूसरी तरफ उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल से एक रिपोर्ट मंगवाकर शाम तक दाखिल करने का निर्देश दिया था। ईडी के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि सेवा विभाग के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रात को विशेष सचिव सतर्कता के कमरे से कई दस्तावेजों को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया था। इसमें दिल्ली शराब घोटाला से संबंधित दस्तावेज भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने इस बाबत एफआईआर दर्ज भी की है।
ईडी के वकील ने इस बात का भी जिक्र किया कि मनीष सिसोदिया की पत्नी 20 वर्षों से इस तरह की बीमारी से पीड़ित हैं। पहले भी इसी आधार पर अंतरिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी, जिसको पूर्व मंत्री ने वापस ले लिया था। पूर्व डिप्टी सीएम के पास 18 विभाग थे, इस लिहाज से वो अपनी पत्नी के अकेले केयरटेकर नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए सख्त शर्तों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस पर मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वकील माथुर ने कहा कि ईडी के वकील पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर ये बयान दे रहे हैं। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने सिसोदिया की पत्नी के मेडिकल मुद्दे के संबंध में एक रिपोर्ट पेश की और उनकी अंतरिम जमानत का विरोध किया। एडवोकेट जोहेब ने प्रस्तुत किया कि पहले की प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट और वर्तमान प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट समान है, उनकी सेहत में कोई खास बदलाव नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बताने वाले अरविंद केजरीवाल शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भर्ती करने से लगातार कतरा रहे थे। दिल्ली के स्कूल्स में लंबे समय से 26,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन अदालत के आदेश के बावजूद केजरीवाल सरकार भर्ती को टालती रही। अब अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को आदेश दे दिया कि वह जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करे। अदालत के फैसले के बाद अब 26,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होने की उम्मीद बढ़ी है। जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने हर साल शिक्षकों के खाली पदों की संख्या शून्य करने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के लिए दाखिल अवमानना याचिका पर आदेश दिया है। गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से वकील अशोक अग्रवाल द्वारा ये याचिका दाखिल की गई थी। दिल्ली सरकार नगर निगम के अधिवक्ता ने कहा कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार के अधिवक्ता अवनीश अहलावत ने कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा संचालित स्कूल्स में 20,557 शिक्षकों के पद खाली हैं। इन्हें भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को आग्रह पत्र भेजने की प्रक्रिया चल रही है। नगर निगम के अधिवक्ता ने बताया कि उसके स्कूल्स में 5,750 पद खाली हैं। DSSSB के अधिवक्ता ने न्यायालय को ये बताया कि दिल्ली सरकार, नगर निगम और NDMC द्वारा संचालित स्कूल्स में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए एक साथ संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती परीक्षा शिक्षकों के विभिन्न श्रेणियों के आधार पर की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए को रोकने के लिए विपक्षी एकता की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अब पुराने सहयोगियों को साथ लाने का प्रयास कर रही है। शनिवार को इसी सिलसिले में तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की अमित शाह के साथ मीटिंग के बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है। टीडीपी एनडीए में वापसी की इच्छा पहले भी जता चुकी है। 2018 के बाद से नायडू की अमित शाह के साथ ये पहली मुलाकात थी, जब टीडीपी ने बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इस साल के अंत में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन करने के इच्छुक हैं। सूत्रों का कहना है कि 1 घंटे तक चली बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने अमित शाह और नड्डा के साथ दोनों तेलुगु राज्यों में टीडीपी बीजेपी गठबंधन के प्रस्ताव पर चर्चा की। टीडीपी सांसदों के रविंद्र कुमार, के सिनेनी नानी, राम मोहन नायडू और पूर्व सांसद के राम मोहन राव के साथ नायडू शनिवार शाम दिल्ली पहुंचे। वाईएसआरसीपी के बागी सांसद रघुराम कृष्ण राजू ने हवाई अड्डे पर टीडीपी प्रमुख की अगुवानी की। बाद में नायडू अकेले अमित शाह के आवास पर पहुंचे। कुछ मिनट बाद नड्डा भी वहां पहुंच गए। रात करीब 10 बजे तक तीनों के बीच मुलाकात चलती रही। बैठक के बाद उनमें से किसी ने भी मीडिया से बात नहीं की। बैठक में क्या हुआ, इस पर टीडीपी नेताओं ने चुप्पी साध ली। जन सेना पार्टी के नेता पवन कल्याण बीजेपी के नेतृत्व से ये तय करने का आग्रह कर रहे हैं कि वाईएसआरसीपी को सत्ता से बाहर करने के लिए रोड मैप क्या हो। 2014 में टीडीपी बीजेपी गठबंधन के लिए प्रचार करने वाले पवन कल्याण ने हाल के महीनों में नायडू के साथ कुछ बैठकें की हैं। बीजेपी की आंध्र प्रदेश इकाई सोमू वीरराजू ने भी पिछले हफ्ते कहा था, उन्होंने पवन कल्याण के प्रस्ताव से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है और वह अंतिम निर्णय लेगा। टीडीपी ने आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देने में देरी के विरोध में 2018 में एनडीए से नाता तोड़ लिया। नायडू के बाद ने तेलंगाना में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला लिया था। हालांकि गठबंधन को धूल चटानी पड़ी। 2019 में आंध्र प्रदेश विधानसभा और लोकसभा के साथ हुए चुनाव में भी टीडीपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। वाईएसआरसीपी ने 175 सदस्यीय विधानसभा में 151 सीटों पर जीत हासिल की थी।
टीडीपी राज्य में केवल 23 विधानसभा और 25 लोकसभा सीटों में से 3 जीत सकी। 2019 में मिली करारी हार के बाद से ही नायडू बीजेपी के साथ अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।